हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। अपने बीएससी सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स पेपर नंबर 3 उसका मैंने एक यूनिट को अपलोड कर लिया था। यूनिट नंबर 4 को मैंने अपलोड कर दिया था डायनेमिक्स का। आज मैं यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करूँगा डायनेमिक्स का, क्योंकि अपने मैथमेटिक्स में 3 पेपर होते हैं, जिसमें पेपर नंबर 3 में आपके स्टैटिक्स और डायनेमिक्स होगा। और डायनेमिक्स में भी 2 यूनिट हैं। डायनेमिक्स में पहला यूनिट मैंने अपलोड कर लिया है, दूसरा यूनिट आज स्टार्ट करेंगे। और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैंने पहला करवाया वो सिलेबस में आपके 4th होगा, और जो अब मैं स्टार्ट कराऊंगा वो 5th होगा। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसमें अपना टॉपिक है प्रतिबंधित या विवरुद्ध गति यानी कांस्टेंट मोशन। अब ये प्रतिबंधित गति होती क्या है उसके बारे में परिभाषा है कि किसी कण की वो गति जिसमें कण किसी वक्र या पृष्ठ के सहारे चलने के लिए प्रतिबंधित हो, कण की ऐसी गति को प्रतिबंधित गति कहते हैं। जैसे कि किसी डोरी पर किसी मनके की गति अथवा किसी पृष्ठ पर वक्र के अंदर या बाहर किसी कण की गति को हम प्रतिबंधित गति कहेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे एक डोरी बंधी हुई है और अगर मैं यहाँ पे मन का डालूं तो ये मन का इस डोरी के सारे ही गति करेगा। तो अपनी मर्जी से ये यूं गति नहीं कर सकता और न नीचे आ सकता, तो इसके सारे गति करना पड़ेगी। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे? प्रतिबंधित गति कहेंगे। इसी प्रकार से अगर आपके ये गोला है और गोले के अंदर अगर मैं यहाँ से कण को छोड़ू तो ये कण इसके सारे ये गति करेगा, तो ये गति भी आपके क्या कहलाएगी? प्रतिबंधित गति कहलाएगी। अगर कोई गति, जैसे अगर मैं यहाँ से कण को बिना किसी पृष्ठ के सहारे अगर ऐसे गिराता हूं तो ये अपने बिना पृष्ठ के सहारे वो आपके प्रतिबंधित गति नहीं होगी। प्रतिबंधित गति मतलब वो उसको कण को गति करने के लिए प्रतिबंध हो, यानी इस प्रकार से तो उसको गति करनी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे? प्रतिबंधित गति कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे एक चिकने वक्र पर जो कि ऊर्ध्वाधर समतल में है और गुरुत्वाकर्षण के अधीन चलने वाले कण की गति की विवेचना करेंगे। तो देखिए, ये कोई समतल आपके हैं और ये आपका कोई कर्व है जिसपे मान लीजिए यहाँ पे कोई कण है P पर, और कुछ समय बाद में यहाँ पे Q पर पहुंच जाता है। T समय बाद में ये Q पर पहुंचता है। अब T पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो ये आपके स्पर्श रेखा है जो आपके एक्स अक्ष के साथ में साइकोण बनाती है। और ये जो कण यहां से P से चला था वो Q पर पहुंचा, उस कण का भार है वो रहेगा वो mg है, जो नीचे की डायरेक्शन में रहेगा। तो इस एंगल की बात करते हैं। ये एंगल आपके, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये त्रिभुज बनता है और ये आपके एंगल बनेगा वो आपकी 90 माइनस साई बनेगा, 90 माइनस साई बनेगा। और इधर अगर स्पर्श रेखा के अनुदिश की बात करें तो स्पर्श रेखा के अनुदिश स्पर्श त्वरण होता है वो d²s/dt² होता है। और अगर बलों की विवेचना करते हैं तो ये जो mg बल, भार बल mg है, इस डायरेक्शन में इसका घटक हो जाएगा mg cos, ये इस डायरेक्शन में mg cos ये 90 माइनस साई हो जाएगा। और mg माइनस 9 इसको क्या लिखेंगे? mg cos ये हो जाएगा आपके mg cos 90 माइनस साई, वो साइन साई हो जाएगा। तो ये इस डायरेक्शन में जो अपना बल, ये भार बल का घटक रहेगा वो mg साइन साई हो जाएगा। और इसके लंबवत घटक जो ये रहेगा, इसके लंबवत घटक रहेगा वो mg साइन 90 माइनस साई रहेगा, जो आपके mg cos साई हो जाएगा रहेगा। तो ये मगर हो ये जाएगा। और इसके अगर अविलंब की बात करते हैं, अविलंब ये, क्योंकि हम जानते हैं कि अविलंब ये बल होता है वो आपके v²/ρ, तो ये अविलंब ये त्वरण होता है। और अगर इसको m से गुणा कर दे तो ये अविलंब ये फोर्स बल हो गया। और इस कण का प्रतिक्रिया बल एक r भी इधर होगा इस डायरेक्शन में। अगर हम बलों की विवेचना करते हैं कि बलों के घटकों की विवेचना करें तो इसके स्पर्श रेखा के अनुदिश जो बल लगेगा वो md²s/dt² रहेगा, और इसके रिवर्स में रहेगा वो mg साइन रहेगा। और इस डायरेक्शन में mv इसको रो वो रहेगा r माइनस mg cos के रहेगा।
तो हम बलों के घटकों की विवेचना कर लेते हैं। बलों के घटक किस प्रकार लिखेंगे, वो आपके एम डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर वो हो जाएगा आपकी माइनस का एम जी साइन साई। और अगर यहां साइन साई की भी बात करते हैं तो साइन साई होता है वो आपके डी वाई अपॉन डी एस के होता है, तो इसको आप माइनस के एम जी डी वाई अपॉन डी एस लिख सकते हो, और ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गए। इसी प्रकार से अगर हम इसके अविलंब घटक की बात करते हैं तो ये जो अविलंब फोर्स हैं वो आपके एम वी स्क्वायर अपॉन रो वो इक्वल हो जाएगा आर, और ये माइनस का एम जी माइनस के एम जी कॉस साई के, और हम जानते हैं कि कॉस साई होता है वो आपके डी एक्स अपॉन डी एस होगा, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं आर माइनस के एम जी डी एक्स अपॉन डी एस। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब हम अगर इक्वेशन फर्स्ट से बात करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से मैं इसको और इसको लूं, ये फ्रॉम फर्स्ट एम डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एम जी और ये डी वाई बाई डी एस। अगर मैं एम से एम कैंसिल नहीं कर, फिलहाल मत कैंसिल करो, अगर मैं यहां पे हम जानते हैं डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर को हम लिखते हैं वी डी वी बाई डी एस, तो यहां पे हो जाएगा आपके एम वी डी वी बाई डी एस इक्वल टू माइनस के एम जी डी वाई अपॉन डी एस। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपकी एम वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू माइनस के एम जी वाई प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए अगर इनिशियली हम प्रारंभिक की बात करते हैं, यानी शुरुआत में यानी पी पर एट पी, यहां पे v तो रहेगा वो u रहेगा और y रहेगा वो y0 रहेगा, तो इस प्रकार से ये जो बनेगा वो v की जगह तो हम u इसको रखेंगे और 2 और इक्वल टू माइनस के एम जी y0 प्लस सी। इस प्रकार से आपकी c की वैल्यू आएगी, वो इसको इधर भगा देंगे तो एम यू स्क्वायर बाई 2 और प्लस के एम जे वाई 0। ये मान अगर मैं इसको समीकरण 2 दिया हुआ है, ये मैं इसको 3 समीकरण 2 तो इसका सी की वैल्यू यहां रखेंगे, तो अपना जो एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस इक्वल टू माइनस के एम जी वाई और यहां प्लस सी की वैल्यू ये रखेंगे, तो ये हो जाएगा एम यू स्क्वायर बाई 2 प्लस एम जी वाई 0। अब देखिए इसको तो इधर भगा देते हैं, तो ये एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2 वो रहेगा आपकी, इसमें से मैं माइनस के एम जी कॉमन ले लेता हूं तो y माइनस वाई 0 रहता है, और यहां से ये डिस्टेंस होती है वो y0 होती है और यहां से ये होती है वो y होती है। अगर मैं y माइनस ये जो y माइनस y0 करेंगे तो यहां से यहां तक डिस्टेंस होगी जिसे हम h लिखेंगे, तो चूंकि y माइनस y0 को h लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपकी एम वी स्क्वायर बाई 2 एम यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस के एम जी एच, और ये आपकी ऊर्जा समीकरण है। इसे हम इक्वेशन 4 देंगे जो ऊर्जा समीकरण कहलाता है। ये आपके ऊर्जा समीकरण आया, क्योंकि यहाँ पे जो ये गतिज ऊर्जा है ये एम वी स्क्वायर बाई 2 ये तो आपके इस बिंदु की गतिज ऊर्जा है और एम यू स्क्वायर बाई 2 ये इस बिंदु की गतिज ऊर्जा है। दोनों गतिज ऊर्जा का अंतर रहेगा वो एम जी एच के बराबर होता है। अतः आपकी गतिज ऊर्जा में अंतर वो आपके किए गए कार्य के बराबर होता है। किए गए कार्य के बराबर होता है। तो ये अपना अगर हम गतिज समीकरण की बात करते हैं तो ये बना। अब हम बात करते हैं इक्वेशन 2 की।
यानी हमें आर का मान निकालना है। तो आर कैसे निकालेंगे? अगर इसमें से आर का मान निकालना है तो आर को, तो एमजीएच को इधर ले लीजिए। मैं इसको डायग्राम को मैं साफ कर लेता हूं। इसको साफ करेंगे तो फ्रॉम सेकंड ये आपके आर हो जाएगा, वो इस प्रकार रहेगा। इसको इधर भगा दीजिए तो एम वी स्क्वायर अपॉन रो और ये प्लस के एम जी कॉस साई रहेगा। अगर मैं v का मान यहां से निकाल देते हैं, जो ये समीकरण आया था आपके, यहां से अगर v का मान निकालते हैं, इसको मैं अगर समीकरण 4 की बात कर देता हूं, समीकरण 4 से v का मान निकालेंगे। ये समीकरण 4 से v स्क्वायर, यहाँ पे तो v स्क्वायर बाई 2, m से तो m में कैंसिल कर दूंगा, तो यहाँ पे v स्क्वायर बाई 2, ये m से m कैंसिल हो गया और 2 इधर भगा देंगे, तो 2 को इधर भगा दीजिए, तो 2 को इधर भगा देंगे तो ये हो जाएगा आपके u स्क्वायर और माइनस के 2gh। समीकरण 4 से v स्क्वायर का मान निकालेंगे, m से तो m/2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और फिर m से क्या ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे v स्क्वायर u को इधर भगाएं तो u स्क्वायर माइनस के gh आ गया। ये वैल्यू अगर यहाँ रख देंगे तो इसको मैं समीकरण 5 लिखूं, तो समीकरण 5 में v स्क्वायर का मान रखने पर रखेंगे तो r की वैल्यू हो जाएगी आपके m रो, ये v का मान u स्क्वायर माइनस के 2gh और प्लस के mg cos साई। तो इस प्रकार से ये समीकरण 6 आया ना, वो समीकरण 6 उस बिंदु P पर प्रतिक्रिया बल को शो करता है। और अगर किसी क्षण अगर प्रतिक्रिया बल R 0 हो जाता है, उस कंडीशन में कण होता है उस पथ को छोड़ देता है और मतलब नीचे गिरना स्टार्ट करता था। जिसके पृष्ठ के संपर्क में था, गति कर रहा था, उस पृष्ठ को छोड़ देता। जब R इक्वल टू 0 रखेंगे, उस कंडीशन में आप R बराबर 0 रख के u स्क्वायर के इसमें से किस, जो अगर cos साई का मान निकालना तो वो निकाल सकते हैं। और R इक्वल टू 0 पर कर्ण पृष्ठ को छोड़ देता है, बस ये दिमाग में रखना। और बाकी जो क्वेश्चन में पूछे उस हिसाब से R बराबर 0 रखिए। अगर मुझे u स्क्वायर निकालना है, mg निकालना है, वो निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से एक चिकने वक्र पर जो कि ऊर्ध्वाधर समतल में है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन चलने पर गति की जो कण की गति रहेगी वो इस प्रकार रहेगी। आपके पहला समीकरण तो बना जो ऊर्जा, ये बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण बना कि जो आपकी गतिज ऊर्जा का अंतर होता है वो आपके माइनस के mgh के इक्वल रहेगा। और उस क्षण आपके प्रतिक्रिया बल R निकालना हो तो R का जो, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, R का जो ये समीकरण यहां से निकाल देंगे R की वैल्यू। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जो मैं स्टार्ट करा रहा हूं वो आपकी बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 3 में यूनिट नंबर 5 का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो वर्तुल गति यानी सर्कुलर मोशन। एक सर्कुलर मोशन यानी आपके सर्कल के अंदर किसी कण की गति की विवेचना अब करेंगे। यानी एक चिकने ऊर्ध्वाधर वर्त या गोले के अंदर तल की ओर कण की गति की विवेचना करनी है। वो किस प्रकार है? क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया आपको? क्वेश्चन पूछा गया है कि एक चिकने ऊर्ध्वाधर वर्त के सबसे नीचे के बिंदु से एक कण किसी वेग से फेंका गया जो वर्त के अंदर की ओर गमन करता है, तो उसकी गति की विवेचना करनी है। अब वो गति की विवेचना किस प्रकार रहेगी, वो विवेचना करनी है। ये आपके 10 नंबर का सवाल आता है। तो देखिए, ये अपना जो वर्त है, पहले तो हमने ये वर्त मान लिया, ये वर्त है, और मैं मान लेता हूं इस वर्त की त्रिज्या है वो R है। ये वो आपके सबसे नीचे का पॉइंट है और ये आपका सेंटर O है, और मान लीजिए ये त्रिज्या A है, और माना कि इसको यहां से u वेग से फेंका गया। इसको हम u वेग से फेंकेंगे तो ये वर्त के अंदर गति करेगा और इस गति की विवेचना करेंगे। तो माना कि ये तो अपना जो A बिंदु है और ये आपका B बिंदु है, तो किसी समय बाद में ये आपके P पर पहुंच गया, और P पर पहुंचा उस कंडीशन में यहाँ पे वो थीटा एंगल बनाता है। तो यहाँ थीटा एंगल बनाता है, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा अगर खींचे, ये स्पर्श रेखा हो जाएगी।
अब हम गति की विवेचना करते हैं। तो यहां से हमने u वेग से फेंका है और कुछ समय t समय बाद में ये p पर पहुंच गया, उस समय ये थीटा एंगल बनाता है और यहाँ पे इस कण का वेग v है। अब इस कण का भार अगर mg हो तो यहाँ पे बल के घटक की बात करेंगे तो mg नीचे रहेगा। उस कंडीशन में ये एंगल तो आपके कितना बनेगा, ये भी आपके थीटा रहेगा। वो थीटा कैसे आएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं इसकी, अगर मैं इसको यहाँ से मिला देता हूं, अगर यहाँ से मिला देंगे ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये 90 डिग्री है। तो 90 इसमें से घटाएंगे तो ये आपके थीटा, तो ये आपके 90 माइनस, ये 90 माइनस थीटा रहेगा। सॉरी, ये जो एंगल रहेगा वो 90 माइनस थीटा रहेगा। हमने थीटा बोल दिया था, ये 90 माइनस थीटा रहेगा। अब हम बलों की विवेचना करते हैं। तो ये एंगल आपके 90 माइनस थीटा होगा। अब हम बलों इस mg घटक यानी भार का वियोजन करें तो इस डायरेक्शन में तो आपके ये रहेगा mg cos 90 माइनस थीटा, यानी आपके mg sin थीटा हो जाएगा। और इसके लंबवत की बात करते हैं तो इस डायरेक्शन में आपके यहाँ पे mg ये आपके sin 90 माइनस थीटा रहेगा, तो ये हो जाएगा आपके आगे इक्वल टू mg cos थीटा। और ये इसकी त्रिज्या है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अभिलंब बल की, अभिलंब बल की बात करेंगे तो पहले तो अभिलंब जो ये v स्क्वायर अपॉन रो होता है वो आपके अभिलंबी त्वरण होता है। रो यहाँ वक्रता त्रिज्या है, यहाँ रो इक्वल टू a के हैं, तो यहाँ रो a के इक्वल है क्योंकि ये त्रिज्या a है। तो यहाँ पे जो अभिलंबी त्वरण हो जाएगा वो v स्क्वायर अपॉन a होगा। इसको m से गुणा करेंगे तो इस डायरेक्शन में अभिलंबी बल होगा वो आपकी m v स्क्वायर अपॉन a होगा। और इस कण का प्रतिक्रिया बल भी r होगा इधर इस डायरेक्शन में। अब हम गति की विवेचना करते हैं और यहाँ पे स्पर्श रेखा के अनुदिश स्पर्श रेखीय त्वरण तो आपके डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर होता है और स्पर्श ये बल हो जाएगा इधर की एम डी स्क्वायर एस बाई डी टी हो जाएगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एम वी डी वी बाई डी एस, क्योंकि अपने डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर को मैं वी डी वी बाई डी एस लिख सकते हैं। तो इस यहाँ डी स्क्वायर एस बाई डी टी को हमने वी डी वी लिखा है, तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। तो हम अब देखिए स्पर्श रेखा के अनुदिश कण की गति। पहला है स्पर्श रेखा के अनुदिश कण की गति की बात करते हैं। स्पर्श रेखा के अनुदिश कण की गति की बात करेंगे, इस गति की बात करेंगे तो उस कंडीशन में इसका जो इधर आपके फोर्स रहेगा वो आपके एम वी डी वी बाई डी एस है इक्वल टू वो रहेगा आपकी एम जी साइन थीटा की। वैसे तो एम जी कॉस 90 माइनस थीटा है, मगर ये इस डायरेक्शन में, ये विपरीत डायरेक्शन में, इसलिए माइनस का एम जी कॉस ये साइन थीटा, सॉरी एम जी कॉस तो पहले हुआ था, फिर 90 माइनस थीटा तो एम जी साइन थीटा हो गया, तो ये एम जी साइन थीटा आएगा। ये गति के समीकरण से, ये आपके गति के समीकरण से। तो अब देखिए अगर m से आप m कैंसिल करना चाहते हो तो कर दीजिए और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो v डी v और ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा और यहाँ पे माइनस के जी साइन थीटा ds आ जाएगा। और हम जानते हैं कि यहां से यहां तक अगर चाप s हो तो s इक्वल टू, चूंकि s यानी चाप होता है वो त्रिज्या इंटू थीटा होता है, a थीटा होता है, तो ds को हम a d थीटा लिखेंगे। तो यहां पे ये हो जाएगा v dv इक्वल टू माइनस के z साइन थीटा a d थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस के जी ए जी और साइन थीटा को हो जाएगा आपके माइनस का कॉस थीटा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस सी। अब इसको इक्वेशन में फर्स्ट दे देता हूं। अगर मैं प्रारंभ की बात करता हूं तो प्रारंभ में यहाँ पे
ए पर आपके v तो रहेगा u, उस कंडीशन में आपके थीटा रहेगा 0। तो ये समीकरण 1 में फ्रॉम फर्स्ट ये u² इक्वल टू ये cos थीटा तो 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे ag आ जाएगा, ag प्लस c। तो यहां से c का मान आ गया c इक्वल टू u² माइनस ag। ये मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो वापिस से फ्रॉम फर्स्ट ये v² इक्वल टू c का मान रख दिया हमने, ये u² माइनस के ag प्लस ag cos थीटा, और अगर 2 को उधर भगा देंगे तो ये हो जाएगा आपके v² इक्वल टू u² माइनस के 2ag प्लस के 2g ag cos थीटा, 2ag cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गए। ये किसी भी क्षण यहाँ पे v की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला बन गया है। तो ये स्पर्श रेखा के अनुदिश समीकरण प्राप्त हो गया, v² इक्वल टू u² माइनस के 2ag प्लस 2ag cos थीटा। अब हम बात करेंगे इस कण के अविलंब दिशा में कण की गति। ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम बात करेंगे कण के अविलंब गति का समीकरण। अविलंब गति के समीकरण की बात करेंगे। इस कंडीशन में इधर आपके अविलंब ये जो बल रहेगा वो आपके mv²/a वो रहेगा आपके, इधर आपके r है तो r के, मगर ये माइनस कर देंगे mg cos थीटा, ये mg cos थीटा। यहां से अगर मैं r का मान निकालूं तो r हो जाएगा, इसको इधर भगा दीजिए तो r हो जाएगा आपके mv²/a और प्लस mg cos थीटा। यहां से 2 से v का स्क्वायर का मान यहां रख देते हैं। तो फ्रॉम टू v² इक्वल टू u² माइनस के 2ag प्लस के 2ag cos थीटा रखने पर यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा r इक्वल टू m, एक तो बार ले लेते हैं, और ये हो गया आपके u² माइनस के 2ag प्लस के 2ag cos थीटा और प्लस mg cos थीटा। तो ये जो समीकरण बना ये किसी बिंदु पर, उस बिंदु पर कण के प्रतिक्रिया बल को निकालने में काम आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको और सॉल्यूशन करना चाहता हूं तो यहाँ पे कर सकते हो, नहीं तो ये समीकरण आपकी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर इसमें से इसको अगर कंबाइन करना चाहते हो तो इस पूरे में से हम कॉमन ले लेते हैं, m/a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे u² माइनस के ag प्लस 2ag cos थीटा, और यहां से भी m बाहर चला गया और a कॉमन लिया तो यहाँ पे ag cos थीटा ये रहेगा। तो इस प्रकार से r इक्वल टू m/a u² माइनस 2ag प्लस 3ag cos थीटा। ये आपके, इसको समीकरण 3 मत दीजिए, ये दे दीजिए। तो ये समीकरण 3 है जो r निकालने में आपके काम आएगा। तो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके स्पर्श रेखीय गति के अनुदिश आपके वेग निकालने के लिए सूत्र हैं, और ये आपके अविलंब जो इसका प्रतिक्रिया बल रहेगा वो निकालने में ये काम आएगा। याद रखना है कि देखो u² माइनस के 2ag इसमें भी है, u² माइनस 2ag इसमें भी है, यहाँ 3ag cos थीटा और यहाँ पे 2ag cos थीटा है, बस इसमें m/a आगे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसकी कण के अविलंब और स्पर्श रेखीय गति के समीकरण बनाए। अब इनकी अलग अलग कंडीशन की बात करेंगे। अब माना कि यहां से ये कण चलता यहां पे थीटा इक्वल टू थीटा, माना थीटा इक्वल टू θ1 पे v 0 हो जाता है, v इक्वल टू 0 हो तो अगर यहां v इक्वल टू 0 हो जाए तो इसको हम 0 रखेंगे। तो फ्रॉम
सेकेंड, अगर यहाँ v0 हो जाएगा उस कंडीशन में ये आपके 2ag इधर लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपके 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस के 2ag प्लस के 2ag cos थीटा 1। यहाँ पे थीटा 1 रखेंगे जहां पे v इक्वल टू 0 हो गया, तो cos थीटा इसका मान निकालना मेरे को, तो इसको इधर लाएंगे तो cos थीटा 1 आ जाएगा। ये 2ag तो इधर आते प्लस का माइनस का u स्क्वायर आ जाएगा और इसमें भाग दे देंगे 2ag का, तो ये 2ag ये आपके cos थीटा जहां पे ये v इक्वल टू 0 हो जाएगा तथा थीटा इक्वल टू थीटा 2 पर अगर r इक्वल टू 0 हो तो हम फ्रॉम थर्ड से यहां पे r 0 रखेंगे तो हम अपॉन ये तो इधर भग जाएगा, यहां पे 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस के 2ag प्लस 3ag cos थीटा 2, तो थीटा 2 की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पे आ जाएगा cos थीटा 2 इक्वल टू ये 2ag माइनस के यू स्क्वायर अपॉन 3ag। अब फर्क इतना सा है, अगर v इक्वल टू 0 होता है उसका में cos थीटा का मान आएगा वो 2ag माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2ag, और अगर r 0 होगा उस समय 2ag माइनस यू स्क्वायर तो वही रहेगा मगर यहाँ 3ag आएगा। तो ये कंडीशन बन गई आपके v के 0 होने की, और ये आपके r 0 हो तो उस समय cos थीटा की वैल्यू ये रहेगी। अब हम इनकी अलग अलग कंडीशन और बताएंगे। अब हम अवस्था फर्स्ट की बात करेंगे। यदि r से पहले v का विलोपन हो जाए, यानी इस r से पहले v का v0 हो जाए, तो v0 पहले होता है, इसका मतलब आपके यहां से चलते चलते v पहले हो जाए तो थीटा 1 पहले आएगा और फिर बाद में r 0 होता है तो थीटा 2 बाद में आएगा। इसका मतलब आपके थीटा 1 होगा वो छोटा होगा थीटा 2 से, और इधर दोनों तरफ cos लेते हैं तो ये थीटा 1 अगर छोटा है तो इसकी cos थीटा 1 की वैल्यू रहेगी वो ग्रेटर देन रहेगी आपके cos थीटा 2 से, क्योंकि थीटा 2 बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू cos की छोटी रहेगी। cos थीटा और ये cos थीटा 1 और cos थीटा 2 की वैल्यू रख देते हैं यहां से, तो cos थीटा हो जाएगा आपके 2ag माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2ag, वो बड़ा रहेगा आपके cos थीटा 2 हो गया आपके 2ag माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3ag। इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो ये तो आपके कैंसिल हो जाएगा ये जी। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये तो रहेगा आपके 6ag माइनस के 3u स्क्वायर ग्रेटर देन आपके 4ag माइनस के 2u स्क्वायर। अगर मैं इसको उधर भगाता हूं तो ये हो जाए, ये उधर जाएगा तो 3 में से 1 u जाएगा तो उधर तो रहेगा u स्क्वायर, वो आपके यहाँ पे ये 4 इधर आएगा तो 2ag। कहने का मतलब हुआ u स्क्वायर छोटा है 2ag से। अगर आपकी ये कंडीशन बनती है, यदि r से पहले v का विलोपन हो जाए उस कंडीशन में थीटा 1 होगा वो छोटा रहेगा थीटा 2 से। अब इस कंडीशन में cos थीटा 1 बड़ा हो जाएगा cos थीटा 2 से, और कंडीशन अप्लाई करेंगे उस कंडीशन में u स्क्वायर की वैल्यू रहेगी वो 2ag से छोटा रहेगा। ये कंडीशन कब होगी? जब u स्क्वायर की वैल्यू 2ag से छोटा होगा, उस कंडीशन में ही r से पहले v क्या होगा 0 हो जाएगा, और उस कंडीशन में आपके u स्क्वायर, अब देखिए अगर u स्क्वायर का मान मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो यहाँ पे अगर u स्क्वायर का मान है वो 2ag से छोटा है, तो छोटा मतलब 2 से ये छोटा है, इसका मतलब ये वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी, ये वैल्यू प्लस में आएगी, इसका मतलब cos थीटा क्या रहेगा यहाँ पे cos थीटा 1 वो आपकी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यह 2ag में से यहां से कुछ छोटा रहेगा तो ये प्लस में आएगा, और प्लस में आएगा उस कंडीशन में ये cos थीटा प्लस में कब होता है? ये cos थीटा प्रथम चतुर्थांश में प्लस में रहता है। तो प्रथम चतुर्थांश कहां से कहां तक? थीटा 0 से लेके थीटा 90 तक, या 90 तक भी नहीं पहुंचेगा, ये कण यहां से बीच में यहां तक ही कहीं भी होगा। इस कंडीशन में कण अगर यहाँ पे आया और 0 हो गया तो वापिस इसी दिशा में चलेगा। तो इस अवस्था में कण क्षैतिज रेखा से नीचे नीचे तक रहेगा। क्षैतिज कण ये केंद्र से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा तक नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच
पाएगा, और अगर v 0 हो जाएगा तो वापस नीचे की ओर और वापस नीचे की ओर गति करेगा, नीचे की ओर गति करेगा। तो ये विवेचना हुई कि अगर आपने पहली अवस्था की बात की थी कि अगर r से पहले v का विलोपन हो जाए उस कंडीशन में आपके θ1 होता है और θ2 से छोटा होता है, उस कंडीशन में आपके u स्क्वायर की वैल्यू होती है वो 2ag से छोटी होती है, उस कंडीशन में आपके cos θ होगा वो धनात्मक होगा, cos θ1 धनात्मक होगा। इसका मतलब कर्ण है ना वो यहां से तो स्टार्ट हो जाएगा मगर यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी पहले चतुर्थांश में रहेगा और यहां कहीं भी अगर v 0 होता है तो वापिस इसी ओर गति करेगा। तो ये रहा आपकी अवस्था फर्स्ट। अब हम अवस्था सेकंड पढ़ेंगे। अवस्था सेकंड में बात करेंगे r तथा v साथ साथ लोप हो जाएंगे, साथ साथ में 0, r भी 0 हो जाए और v भी 0 हो जाए। उस कंडीशन में आपके θ1 और θ2 बराबर होंगे, जैसे यहां से चलना हुआ और दोनों ही मान लीजिए यहां θ पर r1 ये v भी 0 हो गया और r भी 0 हो गया। उस कंडीशन में r व v साथ साथ शून्य हो तो θ1 बराबर θ2 के रहेगा, ये दोनों बराबर रहेंगे। उस कंडीशन में आपके cos θ, ये आपके cos θ1 बराबर रहेगा cos θ2 के। यहाँ पे cos θ1 की वैल्यू रखेंगे तो आपके 2ag माइनस यू स्क्वायर अपॉन ये 2ag वो बराबर रहेगा आपके 2ag माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3ag के। तो आपके एजी से एजी कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके 6ag माइनस के 3u स्क्वायर इक्वल टू ये 4ag माइनस के 2u स्क्वायर। इसको उधर भगाएंगे तो ये अब 3 में से ये 2 जाएगा तो u स्क्वायर आएगा आपके 4 में से ये 2ag के। तो u स्क्वायर की वैल्यू 2ag के इक्वल आएगी और u अगर मैं यहाँ पे u स्क्वायर की वैल्यू 2ag के बराबर रखता हूँ, इसमें रखूं तो आपके ये 2ag में से 2ag निकल जाएगा तो आपके cos θ1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इसका मतलब अगर अगर यहाँ पे cos θ तो आपके cos θ1 भी 0 आएगा और यहाँ पे रखते हैं तो भी ये 2ag रखेंगे तो cos θ व cos θ2 भी 0 आएगा। तो इसका मतलब 0 कब होता है तो θ1 एंड θ2 इक्वल टू π/2 पे, π/2 पे ये 0 होंगे। यानी अगर मैं इसको मेरा प्रारंभिक वेग u स्क्वायर इक्वल टू 2ag रहता है, यानी u इक्वल टू रूट ऑफ 2ag रहता है। मैं इस वेग से इस कण को फेंकूं तो ये कण यहां तक पहुंचेगा, यानी इसके क्षैतिज व्यास तक आपके यहां तक पहुंचेगा। उसके बाद में वापस ये यूं गति करेगा। अतः इसमें कंडीशन ये लिखेंगे, यहां पे मैं कंडीशन लिखता हूं, अतः इस अवस्था में कण क्षैतिज व्यास तक पहुंचेगा और पुनः उसी पथ पे गमन तथा वापस उसी पथ पर गमन करेगा। तो आप जब ये दोनों r और v अगर साथ साथ 0 हो रहे हैं, उस कंडीशन में θ1 और θ2 साथ साथ 0 हो रहे हैं, उस कंडीशन में मेरा प्रारंभिक वेग रहेगा u रहेगा वो रूट ऑफ 2ag। मैं इस वेग से फेंकूं ताकि मेरा कण है ना यहां तक पहुंचेगा और उसके बाद में ये वापस इसी पथ पे गति करेगा। तो चलो अगली अवस्था पे जाते हैं। अवस्था थर्ड, v से पहले r का लोप हो जाता है। अब यहाँ पे v पहले विलोपन हो गया, यानी कण चलता गया उससे पहले ही v से पहले r का विलोपन हो गया, r विलोपन हो गया। इसका मतलब r 0 हो जाएगा, उस समय θ2 पहले आएगा, यानी आपके v से पहले r का विलोपन हो जाएगा। तो इसका मतलब θ2 वो रहेगा आपके छोटा रहेगा θ1 से, क्योंकि बाद में v 0 तो इसका मतलब बाद में θ1 आएगा। इसका मतलब ये cos θ2 छोटा हो गया cos θ1 से, और θ2 छोटा हो गया θ1 से। दोनों तरफ cos लेंगे तो उस कंडीशन में आपके cos θ2 बड़ा हो जाएगा cos θ1 से, क्योंकि जितना जो एंगल छोटा होगा उसका cos बड़ा होगा। तो ये बड़ा हो गया। अब यहाँ cos θ2 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से,
तो ये तो हो गया आपके 2AG माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3AG ग्रेटर देन हो गया आपकी 2AG माइनस यू स्क्वायर अपॉन ये आपके 2AG, यहां से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 4AG माइनस 2U स्क्वायर ग्रेटर देन आपके 6AG माइनस 3U स्क्वायर। इसको इधर भगाएंगे तो 2 में से 3 निकल गए तो U स्क्वायर बड़ा रहेगा, 6AG में से ये निकालेंगे तो 2AG के। अब की बार मतलब U स्क्वायर का मान है वो 2AG से बड़ा है। अगर U स्क्वायर का मान अगर 2AG से बड़ा हो जाए इस कंडीशन में आपके cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2AG में से अगर 2AG से भी ज्यादा यहाँ 3 रखो तो ये वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, यानी cos थीटा का मान और cos थीटा 2 का दोनों का मान नेगेटिव आएगा। ये क्या शो कर रहा है कि ये शो कर रहा है कि ये थीटा cos थीटा 2 और ये नेगेटिव कब होता है, दूसरे चतुर्थांश में। इसका मतलब जो कण होगा वो दूसरे चतुर्थांश यहां तक पहुंच जाएगा। आते हैं U स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2AG, तो कण ऊर्ध्वाधर व्यास से ऊपर की ओर जाएगा और उसके बाद पृष्ठ को छोड़ देगा, पृष्ठ को छोड़ेगा, वह परवलय आकार में गति करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये यहां तक तो ये इससे सारे गति करेगा और यहां से ऊपर जाएगा और यहां कहीं पे भी ये आपके 0 होगा, उस कंडीशन में ये इसको छोड़ देगा। तो इसको छोड़ने के लिए ये परवलय आकार ऐसे गति करेगा, यानी जो इसकी दूसरे चतुर्थांश में तो चला जाएगा क्योंकि आपके U स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 2AG, उस कंडीशन में cos थीटा और cos थीटा तो दोनों ही ऋणात्मक है। इसका मतलब ये दूसरे चतुर्थांश जाएगा, दूसरे चतुर्थांश कहीं छोड़ेगा। अगर इस पक्ष को छोड़ देता है उस कंडीशन में ये क्या करेगा, परवलयाकार गति करेगा। तो ये जो रहेगी आपके तीसरी अवस्था में, ये कण यहाँ छोड़ने के बाद में इसकी परवलयाकार गति रहेगी। तो चलो अगली अवस्था, चौथी अवस्था की बात करते हैं। अवस्था नंबर 4, वर्त या गोला का पूरा चक्कर लगाने की प्रतिबंध। पूरा चक्कर यानी यहां से अगर मैं किस वेग से इसको फेंकूं ताकि ये पूरा यहां से राउंड लगा दे, ये इसकी अवस्था की विवेचना करनी है। और ये पूरा चक्कर तभी लगाएगा जब आपके ये बी बिंदु पर यानी थीटा इक्वल टू पाई पर आपके आर व वी वास्तविक व धनात्मक हो। अगर आपके इस बी बिंदु पर यानी थीटा इक्वल टू पाई पे आर और वी वास्तविक और धनात्मक होंगे तभी ये पूरा राउंड कर्ण करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो आपके वर्त या गोले का पूरा चक्कर लगाने का प्रतिबंध है यदि थीटा इक्वल टू पाई पर आर व वी दोनों वास्तविक व धनात्मक हो। कहने का मतलब r इज ग्रेटर देन 0 और v इज ग्रेटर देन 0। अगर v इज ग्रेटर देन 0 हो तो v का हम जानते हैं, v का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं कि v स्क्वायर होता है u स्क्वायर माइनस के 2AG प्लस 2AG cos थीटा आया था, ये आया था, और r आया था आपके m अपॉन a u स्क्वायर माइनस के 2AG प्लस के 3AG cos थीटा आया था। तो यहाँ पे v इक्वल टू 0, इसका मतलब आपके ये वैल्यू वो v की वैल्यू ये रखी, तो u स्क्वायर माइनस के 2AG और प्लस के 2AG cos पाई ग्रेटर देन 0 और cos पाई का मान होता है वो माइनस में आता है। तो यहाँ पे u स्क्वायर माइनस के 2AG माइनस के 2AG ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे u स्क्वायर माइनस के 4AG ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको उधर भगाएंगे तो u अपना रहेगा u स्क्वायर ग्रेटर देन 4AG। कहने का मतलब u रहेगा वो ग्रेटर देन रूट ये 2 रूट ऑफ AG तथा वह r ग्रेटर देन 0 करते हैं उस कंडीशन में आपके m अपॉन a u स्क्वायर माइनस के AG प्लस 3AG cos पाई वो ग्रेटर देन 0। तो ये तो 0 डाल देंगे उधर, तो यहाँ पे u स्क्वायर माइनस के 2AG
ये कॉस माइनस का हो जाएगा 3AG ग्रेटर देन 0, तो यू स्क्वायर ये 3 और 3 ये 2 और 3 5 आएगा, वो ग्रेटर देन 5AG, तो आपके u ग्रेटर देन आएगा रूट ऑफ 5AG, तो यहाँ पे रूट ऑफ 5AG है और यहाँ पे रूट ऑफ 4AG, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं रूट ऑफ 4AG। तो कहने का मतलब आपके ये जो u का मान है वो इनके और इससे, तो कहने का मतलब इससे बड़ा होना जरूरी है, क्योंकि इससे जब भी बड़े रूट ऑफ 5AG से बड़ा होगा तभी आप वास्तविक और धनात्मक होगा। अगर ये तो आप v के धनात्मक होने के लिए हो गया, मगर ये कंडीशन दोनों अप्लाई होनी चाहिए, दोनों अप्लाई तभी होगी जब u का मान आपके रूट ऑफ 5AG से बड़ा होगा। अतः वर्त का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए आपके u इज ग्रेटर देन रूट ऑफ 5AG होना चाहिए। जब हम इसको प्रारंभिक वेग को यहां से रूट ऑफ 5AG से बड़े वेग से फेंकेंगे यहां से, तो ये पूरा एक चक्कर लगाएगा, नहीं तो नहीं लगाएगा। तो अभी यहाँ पे हमने ये बात की थी, पहले आया था रूट ऑफ 4AG आया था, उससे कम भी आया था। अगर आपके u स्क्वायर वो लेस देन रूट ऑफ 2AG आया था, उस कंडीशन में तो इस वेग से, अगर इस वेग से फेंकेंगे तो कारण यहाँ तक भी नहीं पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ तक वापस लौट आएगा। और अगर u स्क्वायर को ग्रेटर देन 2AG तक फेंकेंगे तो ये यहाँ से ऊपर आएगा, मगर यहाँ तक नहीं जाएगा, यहाँ से ये प्रवलयकार गति करेगा। और अगर u स्क्वायर को हम ग्रेटर देन रूट ऑफ 5AG से फेंकेंगे, यहाँ से इतना फेंकेंगे, तो ये पूरा राउंड लगाएगा। तो इस प्रकार से हमने किसी चिकने वर्ग के अंदर किसी कण की गति की विवेचना की।